और आज मेजर साहब सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि बाजवा साहब का एक्सटेंशन हो सकता है, उन्हें मिल जाए। जो अभी लंदन वगैरह भी वो गए थे, उसके पीछे भी कई बातें चल रही हैं। आपके ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है? नहीं, इसके दो तीन फॉलोआउट्स तो होंगे आरजू जी। हम्म। एक्चुअली क्या होता है जब एक्सटेंशन होता है ना, स्पेशली आर्मी में और किसी सिविल इदारे में, पुलिस इदारे में, किसी और डिपार्टमेंट में हो जाए तो चल जाता है। पॉइंट ये है कि आर्मी जो है, कोई भी आर्मी, इट्स अ वेरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ऐसी होती है, बिल्कुल पिरामिड जैसा होता है ना। आर्मी एक पिरामिड की तरह होती है। तो एक बंदे का प्रमोशन जब एक्सटेंशन हो जाएगा 3 साल के लिए, तो फिर देन पूरे नीचे का डिस्टर्ब हो जाता है मामला। अच्छा, उन्होंने पहले 2-2.5 साल करी नौकरी, फिर उसके ऊपर उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। अब 3 साल का एक्सटेंशन अगर वो और लेते हैं तो करीब 20-25 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं उनका करियर डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले जिनका हो चुका है वो तो हो चुका है, मैं सबको मिला के बोल रहा हूँ, पहले वाले का और अब। तो टोटल आपका इतना बैठ जाएगा, 2 दर्जन लेफ्टिनेंट जनरल्स का करियर खत्म हो जाएगा। खत्म इन द सेंस कि देखिए, बात ये होती है ना, जब कोई चीफ बनता है तो उसकी जगह फिर कोई बनता है, फिर उसकी जगह कोई बनता है। इट्स अ दिस थिंग, कैस्केडिंग चेन। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, बाजवा साहब बोल चुके हैं कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और एक फौजी के लिए एक बार जबान दे दी कि नहीं एक्सटेंशन लेंगे। वैसे जियाउल हक साहब ने भी ये करा था पहले कि बस मैं इलेक्शंस करवाने वाला हूं, फिर वो 10-11 साल तक बैठे रहे। तो वो तो नहीं है, बाजवा साहब ऐसे तो नहीं है। एंड जो भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है बाजवा साहब के बारे में, ही सीम्स टू बी एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, वेरी अनलाइक जियाउल हक। जियाउल हक तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी था। तो मुझे लगता नहीं बाजवा साहब ऐसा करेंगे, लेकिन आई डोंट नो। अगर हो गया ना, तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसकी मरम्मत हो जाएगी फिर अच्छी तरीके से। अभी क्या है, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता, आपने देखा होगा कि कितने लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं और बाजवा साहब एकदम चुप हैं, अपनी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है ना। ये बिल्कुल। चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। अगर बाजवा साहब की जगह कोई और आर्मी चीफ बनता है, फैज हमीद को छोड़ के, अगर बाजवा साहब की जगह कोई और आर्मी चीफ बनता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि प्रेरोगेटिव आर्मी चीफ का होता है टू रिकमेंड हिज सक्सेसर। पाकिस्तान में द प्रेरोगेटिव इज विद द आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे अगस्त का महीना है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या अगले महीने में भी ये बैठ के बात कर लेंगे और बोलेंगे साहब ठीक है, इस शख्स को बनाना है आर्मी चीफ। उसका नाम अनाउंस हो जाएगा 1-1.5 महीना पहले, और हैंडिंग टेकिंग ओवर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये रिटायर हो जाएंगे, कहानी खत्म। और ये अपने किसी फेवरेट को, अपने लॉयल बंदे को चूज करेंगे, शहबाज शरीफ से मिलवाएंगे, सब कुछ कहानी खत्म, और ये चल जाएगा। तो वो बंदा या तो शहबाज शरीफ के प्रो होगा या न्यूट्रल होगा, एंटी शहबाज शरीफ नहीं होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। अगर बाजवा साहब ही बन गए फिर तो कहानी खत्म हो गई। फिर तो फिर तो गेम अप है। फिर ये जवाब देंगे, जितना भी है न्यूट्रल व्यूट्रल, इमरान खान ने बोला था ना, फिर चुन चुन के फिर सबका जवाब दिया जाएगा। तो यहां तक मेरी समझ है इस मामले में आरजू जी। लेकिन जनरल फैज के चांसेस तो कम लग रहे हैं। उनसे पहले 4 या 5 लोग कहा जा रहा है कि और सीनियर हैं जिनकी बारी आ सकती है। आरजू जी, सीनियोरिटी जो होती है, ये जिसको कहते हैं ना, दिस इज समथिंग दैट इज डिजायरेबल। हम्म। पर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में सीनियोरिटी इज नॉट सैक्रोसैंक्ट कि ऐसा सीनियर होगा ही होगा। जनरल जियाउल हक भी चौथे या 5वें नंबर पे थे जब उनको उठा के बना दिया गया, जब जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने ना उनको चीफ बना दिया। और मुझे नहीं लगता कि परवेज मुशर्रफ साहब भी सबसे सीनियर थे जब नवाज शरीफ ने उनको बना दिया। तो सीनियरिटी, और इंडिया में भी ऐसा हो चुका है, हर जगह ऐसा होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सीनियर मोस्ट को भी आप चीफ बनाए। जब जनरल बिपिन रावत बने थे, ही वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट, वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। उनके ऊपर 2 या 3 थे जनरल्स जो कि उनसे सीनियर थे। लेकिन तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, उसकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या करना है, उनका क्या थ्रेट परसेप्शन है, उनकी क्या डिप्लोमेसी है, उनकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, इसके हिसाब से चूज करते हैं। खासतौर से इन अ स्टेट लाइक पाकिस्तान, वेयर द आर्मी हैज गॉट अ बिग रोल टू प्ले इन डिप्लोमेसी इन फॉरेन अफेयर्स। जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, जो चाइना की डिप्लोमेसी है, जो अमेरिका की है, या फिर अफगानिस्तान की है, वो तो जीएचक्यू संभालता है। उसमें फॉरेन ऑफिस का कोई लेना देना आपका खास है नहीं पाकिस्तान में, वो तो जीएचक्यू संभालेगा।
वो आर्मी चीफ के इशारे पे चलेगी। बाकी दूसरे और मुल्क हैं, बेलारूस के साथ क्या बात करनी है, तंजानिया के साथ क्या बात करनी है, कीनिया के साथ क्या बात करनी है, मंगोलिया में क्या करना है, ये सब फॉरेन ऑफिस आपका करता रहे, वो बात ठीक है। लेकिन और अभी एक और चीज जो दायरे में आ गई है आपके हेडक्वार्टर के, वो है रशिया। तो ये तो आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव है अर्जुन जी। तो अभी जो एक कहा जा रहा है कि यूएस का मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो जीएचक्यू गए हैं और आईएसआई से मिले हैं, और जीएचक्यू वालों से क्या देख रहे हैं आप, क्या वजह हो सकती है और क्या रिजल्ट क्या निकल सकता है? पता नहीं अर्जुन जी, आई डोंट नो कि क्यों गए हैं, कौन गया है, कैसे गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो पाकिस्तानी फौज है वो डे वन से देखिए लोगों को बताया कुछ जाता है और लोग समझते कुछ और हैं, कहा कुछ और जाता है, इशारे कुछ और होते हैं। बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बिल्कुल अमेरिकन के साथ है, आज से नहीं, डे वन से, सिएटो सेंटो के जमाने से है ये। और इनका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है अमेरिकन आर्मी का, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तानी फौज का, बड़ा कॉम्प्लेक्स। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप कि दोस्त हैं बड़े, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, एक दूसरे का फायदा भी उठाते हैं, एक दूसरे की पीठ पे खंजर भी घोंपते हैं दोनों के दोनों। ऐसी बात नहीं सिर्फ पाकिस्तान ने पीठ में खंजर घोंपा है, अमेरिकन ने भी करा है। ये सब तो इनका बड़ा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये अमेरिकन ही हैं, बाकी लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, पर अमेरिकन ही हैं जो ज्यादा ये करते हैं कि उनका इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर आएगा, कोई भी आएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल तक का, तो इस्लामाबाद से रावलपिंडी का जो आपका 19, 20, 21, 22 किलोमीटर का रास्ता है, वो सफर तय करेगा और एक बार जाके आर्मी चीफ को हेलो बोल कर आएगा। उसके साथ उसका डिनर होगा, लंच होगा, चाय होगी, जो भी होगा, बट ही विल पे रिगार्ड्स टू द आर्मी चीफ। ये तय है अर्जुन जी, ये होता है। लेकिन हमने एक चीज और देखी कि अभी जो शहबाज गिल ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, जो इमरान खान की पार्टी के हैं, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर आजकल वो कभी हॉस्पिटल होते हैं, कभी कहीं होते हैं, एक तमाशा सा लगा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? साथ साथ इमरान खान और उनकी पार्टी के कई लोग, फवाद चौधरी वगैरह, सब उस साइड से हट गए हैं। उनका कहना है कि हाँ जी, हमने तो कुछ नहीं कहा और ये शहबाज गिल की गलती है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया। देखिए मुझे नहीं लगता कि शहबाज गिल में इतनी अकल भी है कि वो खुद अपने दिमाग से, अकल तो खैर इमरान खान में भी नहीं है, लेकिन ये सब सबकी सहमति से हुआ है। और शहबाज गिल को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉल गाय, जो बेवकूफ होता है जिसको फंसा देते हैं कि बाकी सब हाथ साफ कर गए, फंस गया बेचारा, तो शहबाज गिल को फंसा दिया। अब शहबाज गिल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वहां पर मार पिटाई हो रही है शहबाज गिल के साथ, उस तशद्दुद की जा रही है, टॉर्चर करा जा रहा है। और उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी अभी आज उसका आया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ बातें करी, बोला कि इनके वकील इनसे मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। अर्जुन जी ऐसा है ना, देखिए इमरान खान को ऐसा लग रहा था कि जब वो अपनी पिच बहुत हाई कर देगा, ये एक जहनियत होती है, हमें समझने की जरूरत है ना, इट्स अ माइंडसेट जो इमरान खान का है। इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जहनियत है, ये तो दिमाग है एक। इमरान खान को हर समय ऐसा लगा कि मैं ऐसे लेवल पे इस चीज को ले जाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के जलसों में, कि सरकार अपने आप गिर जाएगी। अब सरकार गिरी नहीं। जो सरकार के सपोर्ट में थे आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो भी भाग के नहीं गए, फौज भी न्यूट्रल रही। इन्होंने सब कुछ बोल दिया, बम मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन्होंने क्या नहीं बोला इमरान खान ने? पेड़ को आग लगा दी, जलसा कर दिया, ये वो, हुआ कुछ भी नहीं। अब धीरे 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 इमरान खान की हवा निकल रही है, क्योंकि अब इमरान खान को निकले भी 3-4 महीने हो गए, और जितनी देर इमरान खान पावर से दूर रहेगा, जितने महीने या जितने साल इमरान खान पावर से दूर रहेगा, उतना और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और आप देखेंगे 5-6 महीनों में इसके जलसों में भीड़ कम होना शुरू हो जाएगी। और उसका कारण है, उसकी वजूहात है। बात यह होती है कि फटीग सेट इन हो जाता है, फटीग सेट इन हो जाता है। और ये आप देखिएगा कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा नवंबर में। अब पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो ऐसी, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मतलब ये मैंने देखा है, मैंने 1-2 से बात भी करी है, ये ज्यादा दिमाग वाले हैं नहीं पीटीआई वाले। ये खुदा मानते हैं इमरान खान को, बट दे आर नॉट द इंटेलेक्चुअल वेराइटी। ये इस बात पे बहस कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को आप क्यों नहीं आर्मी चीफ। ऐसे थोड़ा ना बनता है आर्मी चीफ, कोई परचूरन की दुकान थोड़ा ना है कि हमें इतने रुपए किलो हल्दी क्यों नहीं, इतने पाव की हल्दी दे दे। इट्स नॉट लाइक दैट। आर्मी चीफ इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट। आर्मी चीफ खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है,
वो भारत का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान को, कहीं का भी हो, आर्मी चीफ अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, इनको क्या लगता है कि फैज हमीद अगर बन जाएगा आर्मी चीफ तो क्या होगा? फिर क्या होगा अगर फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए तो? है ना, ये चीज ये लोग कंसिडर नहीं करते। इनको पेड़ पे चढ़ा दिया इमरान खान ने कि फैज हमीद का ये था, फैज हमीद, इनको लगता है कि हमारा सगा चाचा बन गया आर्मी चीफ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी और अगले 100 साल तक इमरान खान राज करेगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर एक्सटर्नल पुल्स एंड प्रेशर्स। मैं आपको बताता हूँ, अगर आर्मी चीफ बन भी गया ना फैज हमीद, तो क्या होगा? आपको पैसे तो आईएमएफ से चाहिए। पाकिस्तान की बागडोर अमरीकियों के हाथ में है। चाइना ने मुंह मोड़ लिया है। आरजू जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही। चाइना चाहे तो एक झटके में पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक झटके में चाइना, जो आपका ये डॉलर टू द रुपी का जो क्राइसिस चल रहा है, जो आपके ऊपर लोन्स वोन्स, चाइना एक झटके में चाहे तो इसी चीज की तो कसमें खा रहे थे ना कि शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। वो कहां गई दोस्ती, में जानना चाहता हूं। और वही कसमें वादे चीन ने श्रीलंका के साथ खाए थे, वही बांग्लादेश के साथ खाए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की भी हालत नाजुक है। वो भी आईएमएफ के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें पैसा दे दो। कितना? 1.5 अरब 2 अरब, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पीछे। वो कहां है चाइनीज? वहां पे नहीं दिख रहे आपको, श्रीलंका में नहीं दिख रहे। यही बात है कि ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये कुछ भी बोले, फैज हमीद बन जाए, फैज हमीद का चाचा बन जाए आर्मी चीफ, कोई बन जाए बैठ के, आपकी किस्मत की बागडोर अमेरिकनों के हाथ में है। पाकिस्तानी शाम को अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, बैरूनी साजिश की बात करें, इंपोर्टेड हुकूमत की बात करें शाम को, लेकिन सुबह अमेरिका की जरूरत आपको पड़ेगी। आप कुछ बोलें, आपका आईएमएफ है, आपका एफएटीएफ है, आपका वर्ल्ड बैंक है, कौन कंट्रोल करता है इसको? चाइना थोड़ा ना कंट्रोल करता है, सऊदी अरेबिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है, इंडिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का चौधरी है। आप उसको गालियां देंगे, वो अपना गोश्त जितना उसको निकालना होगा निकाल लेगा वो। और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये बस टीवी पे ये जो बुजुर्ग आपके बैठे रहते हैं सहाफी, ये बड़के मार सकते हैं, लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। ये जो होना है वो होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमेशा से आईएमएफ से पैसे लेते रहे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते रहे, तो जाहिर अमेरिका के बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि भारत से भी इमरान खान को फंडिंग हुई है और अमेरिका से भी जो है फंडिंग हुई है, लेकिन वो तो अलग है, लेकिन भारत से किसने फंडिंग कर दी? देखिए आरजू जी, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना, ये जो आई थिंक कोई कौन थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, नकवी साहब, कौन, मैं भूल गया नाम उनका, फॉरगेट। एक बड़े अरबपति हैं जो अभी जेल में भी हैं शायद, या उनका एक्सट्रेडिशन की बात चल रही है, कुछ चल रहा है। मैं उनका नाम मेरे मलिक रियाज नहीं, मलिक रियाज तो जेल में नहीं है। मलिक रियाज तो बहरिया टाउन वाले हैं ना ये। जी जी। वो अलग खिलाड़ी है, वो अलग, उसका अलग गेम चल रहा है साइड में। ये एक और हैं बिजनेसमैन, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। तो खैर, इमरान खान ने उनसे पैसे लिए। इमरान खान से सिर्फ एक बात पूछनी चाहिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। आपने बैरूनी मुल्क से पैसा लिया, ठीक है, आपने इससे पैसा लिया, आपने इससे पैसा लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ को इमरान खान से सिर्फ एक बात बोलनी चाहिए कि कौम के सामने आके जलसे में बताओ, क्या तुमने हिंदू और यहूदी से पैसा लिया, हाँ या ना? बस इतना बताओ, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक यही सुनना चाहती है। ये जो वर्ड्स में बोल रहा हूं, जो लफ्ज में बोल रहा हूं, पाकिस्तान की पब्लिक ये सुनना चाहती है। ये लोग, पता, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी वीक है शहबाज शरीफ की। पता नहीं उल्टी सीधी बातें करा जा रहा है, दाएं बाएं की बातें करा जा। दाएं बाएं की बातें मत करो ना। देखिए, पाकिस्तान में पैसे लेना, करप्शन, ये नॉर्मल माना जाता है, बुरा माना ही नहीं जाता। अगर इमरान खान ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली, कोई इसको बुरा नहीं मानेगा। प्रॉब्लम लोगों को, पाकिस्तानियों को तब है जब चोरी की जगह कोई डाका डालता है। जैसे अगर इमरान खान कहता है कि मैंने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल, उसने बनाया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, एक फर्ज कीजिए इमरान खान कह देता है, तो लोग कहेंगे यार देखो, उसने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तानियों का टिपिकल रिएक्शन लगेगा, यार एक बात बताओ, अपने भतीजे को नहीं बनाएगा, तुम्हारे भतीजे को बनाएगा मिनिस्टर? जाहिर सी बात है अपने। तो ये जो लेवल का करप्शन है जो पूरे माशरे में है, ये एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में। इसका कोई बुरा नहीं मानता, जब तक चोरी की लेवल पे, डाके की लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये बात गलत पूछ रहे हैं, क्या उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, ये कौन से कानून के तहत? वो केस के लिए ठीक है आरजू जी, जब आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लगाना है इमरान खान के खिलाफ,
कि आपने फॉरेन फंडिंग ली और ये फॉरेन फंडिंग आप इस कानून के तहत नहीं ले सकते। पब्लिक के सामने ये बात पूछनी चाहिए, क्या हिंदू से और यहूदी से क्या आपने पैसा लिया है खान साहब? अगर लिया है तो हाँ बोलिए, नहीं लिया है तो ना बोलिए, बस कहानी खत्म। ये हिंदू और यहूदी दो आप शब्द इस्तेमाल करिए, दो लफ्ज इस्तेमाल करिए, फिर सबके सामने दूध का दूध। मना करने दीजिए ना उनको कि हमने हिंदुओं से पैसा नहीं लिया, हमने यहूदियों से पैसा नहीं लिया, बस कहानी खत्म हो गई। ये लंबी चौड़ी बातें पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर उनके ऊपर मुसलसल ये बात भी की जा रही है। लेकिन साथ साथ मेजर साहब, अजय डोवल साहब जो है, उनका मॉस्को ट्रिप जो है उसको आप कैसे देखते हैं, वहां पे जो उन्होंने विजिट कर रहे हैं? उसके दो तीन अहम पहलू हैं अर्जु जी। एक तो यह है कि रशिया को लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भारत अमेरिका के बहुत क्लोज हो गया है। तो एक तो रशिया को बताने के लिए कि भारत जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने मफाद में लेता है। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। ये दो टूक शब्दों में डोवाल साहब बताने गए रशिया को। एटॉमिक एनर्जी की बात हुई, स्पेस की बात हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई, ये भी बातें हुई। और दूसरी चीज, एक अपना एक जो फिक्र है कि भाई ये जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना के साथ। देखिए चाइना जो है ना वो रशिया से कुछ खरीदेगा नहीं। तेल तूल खरीद ले थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात यार जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरे दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसे रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3 4 5 साल में हाइड्रोजन को लेके या ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके ऐसा हो जाएगा कि फिर दुनिया में पेट्रोल की जरूरत तो रहेगी लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली में 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन 2022 या पिछले 1 कैलेंडर ईयर, पिछले 12 महीने में 2021 से 2022 20% of the vehicles sold in Delhi were electrical vehicles. आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक, हर 5 में एक। 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 to 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही हैं। अब आप देखिए 3 4 साल के बाद क्या होगा। एक रिपोर्ट आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसी बैटरी का इजाद करा है जहां पे एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चल रही है। अगर कल आप मुझे ऐसी गाड़ी दे दें जो एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चलेगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लूंगा? मैं नहीं लूंगा। आई विल नॉट बाय इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है अर्जुन जी। और ये भी रशिया को बताया है कि साहब देखो ऐसा है ना कि बिल्कुल चीन की गोद में मत बैठो, क्योंकि हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो अपने ये सब जो तेल की बात है, ये बात नहीं हुई रशिया से। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। डोवाल साहब ने ये बात नहीं करी उनसे, ये कम से कम मीडिया में तो नहीं आई डोवाल साहब ने जो बात करी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारे जो कंसर्न्स थे ये हमने रशिया को बताए, और हमने ये भी बोला है कि आप हमारी तरफ से फिक्रमंद मत रहिए कि अमेरिकन के पास चले गए। हम किसी के पास नहीं गए, हम अपने खुद के ही पास हैं। नहीं, लेकिन देखें बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को देखें या जैसे भी आप बता रहे थे अजय डोवल साहब का। तो लेकिन बीच बीच में मेरे साहब अजीब किस्म की न्यूज भी आ जाती हैं, जैसे बिल्किस बानो केस। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये भी एक तरह का नाम तो खराब होता ही है ना कि कंट्री का, कि यहाँ पे इस तरह से मुजरिमों को छोड़ दिया गया। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं। आज बड़ा एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, मैंने देखा। ये जो बिल्किस बानो का केस है मैंने इतना फॉलो नहीं करा अर्जु जी। अब ये कोर्ट ने छोड़ा है, कैसे छूटे हैं मुझे, मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी औरत के साथ अगर रेप होता है ना तो ये बात जेल वेल तक जानी नहीं चाहिए।
ये जेल तक बात नहीं जानी चाहिए, कोर्ट तक बात नहीं, इसको अंदर ही निपटो के खत्म करो उनको, और ये कर देना चाहिए इनका। दे anybody who dishonors a woman or disrespects a woman has no business to be alive. He should not be breathing the same air that I and you breathe. इसको निपटाओ, खत्म करो। तो जो रेप के लॉज हैं भारत में, मुझे लगता है उनको और सख्त करने की जरूरत है। डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए रेप के लॉज के बारे में, साफ सीधी बात है। और इसका डिटेल में मुझे नॉलेज नहीं है आरजू जी कि कैसे छूटे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोर्ट के हुक्म से अंदर गए होंगे तो कोर्ट के ही हुक्म से बाहर निकले होंगे। तो इसमें सरकार कितनी कल्पेबल है कि सरकार ने बोला कि नहीं छोड़ दो इसको, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। लेकिन फिर भी मुझे इतनी डीप, क्योंकि मैंने जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी के अलावा मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता डोमेस्टिक न्यूज पे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरी नजरों से गुजरी बात जरूर है। मुझे भी बुरा लगा कि ये लोग छूट कैसे गए, ऐसे छूटना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके पीछे क्या हकाइक है मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए। तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो? पता नहीं, ये तो शेख हसीना जी को ही पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। दिस आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से चाइना से लोन्स लेके, जिस तरीके से भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन लिए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी जरूरत नहीं थी, वो बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं, बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं। और वहां पे पेट्रोल को लेकर सड़क पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं। और एक बांग्लादेश में एक तासुर ये है कि जिस दिन श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो फिर हम कहां जाएंगे। तो वो कोशिश कर रही है, फिर भारत से बात कर रही है कि भारत कुछ करे इसमें। इंटरवेंशन मतलब फाइनेंशियल इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, कुछ ऐसी चीज करे, भारत बातचीत करे, क्योंकि भारत का रसूख तो है ही, भारत की पहुंच तो है ही, भारत के पास पैसा है, भारत कुछ करे बांग्लादेश में, इन्वेस्टमेंट करे, कुछ करे, लोन्स दे, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये मैंने भी सुना है कि ऐसा हो रहा है। और भारत की इकोनॉमी आपके ख्याल से कि काफी स्ट्रांग चल रही है? आपको लगता है कि आगे जाके जो है, जो नेक्स्ट 25 इयर्स हैं, उसमें जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहीं पढ़ा था मोदी जी का, कि उन्होंने कहा कि उसको कहीं से कहीं मतलब जैसे एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर जो है वो भारत की नजर आएगी। तो उसमें क्या बात हो सकती है? इकोनॉमी ही एक चीज ऐसी है जिसको ज्यादा स्ट्रांग करें तो कुछ बदला जा सकता है। इकोनॉमी बात की बात है, एजुकेशन आरजू जी, चाबी एजुकेशन है, चाबी इकोनॉमी नहीं है। आप किसी भी मुल्क का अगर एजुकेशन ठीक कर देंगे ना, उसकी इकोनॉमी, उसका डिफेंस, उसकी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ लाइन पे आ जाएगी। और ये बात मोदी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने बोला है कि भारत को 25 साल के अंदर पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो मोदी जी ने क्या करा कि लाल किले की प्राचीर में खड़े होकर रोड मैप दिया है। पहले हमें समझना पड़ेगा उन्होंने बोला क्या है। दिस इज अ रोड मैप। उन्होंने आपको नक्शा बना के दे दिया कि बॉस आप जाओ इधर, यू गो देयर। अब मिनिस्ट्रीज वर्कआउट करेंगे रोड मैप कैसे कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, आपका किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका किस लेवल का और चीजें होनी चाहिए आपके। क्या आप जो मेडिकल सहूलियात हैं वो आवाम को फराम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एजुकेशन का क्या मामला है आपका, आपकी इकोनॉमी का क्या मामला है। ये सब जो चीजें हैं इन पे काम चल रहा है। इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन और अच्छी चलनी चाहिए। हमारे स्टेट्स हैं जो जिन्होंने $1 ट्रिलियन के टारगेट ले रखे हैं। यूपी ने ले रखा है, महाराष्ट्र का मामला है जो दे विल टेक। इनफैक्ट बॉम्बे का ही करीब 300, 350, $400 अरब का बॉम्बे का ही जीडीपी है, सिर्फ बॉम्बे शहर का। तो ये सब हमारे 2-3 स्टेट्स हैं विच आर वेरी केपेबल ऑफ बीइंग $1 ट्रिलियन स्टेट्स। तो आरजू जी ये करेंगे और इस तरीके से इकोनॉमी बनेगी इंडिया की 5 ट्रिलियन की, और 15 ट्रिलियन की भी बनेगी गॉड विलिंग। और ये सब होगा। तो इसके पीछे बेसिकली क्या हुआ ना कि मोदी जी ने जब लाल किले से बोला, मैं कई बार लोगों, मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बोला भी कि मोदी जी ने जो बात बोली, मैंने बोला बात नहीं बोली। व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीक्स फ्रॉम रेड फोर्ट, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान कर रहे होते हैं, वो अपनी राय नहीं देते। वो एक प्राइवेट राय नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठे मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी कि आरजू जी अच्छा इंडिया की इकोनॉमी ऐसी चलेगी ना। नहीं, दिस इज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसको बयान करा है। यानी कि इंडिया जब 100 साल की आजादी हो जाएगी भारत की, when India completes 100 years of independence, India should be a fully developed country, like any country in Europe, like America, like any other country. Development मतलब ये नहीं कि आप सबसे बड़े सुपर पावर होंगे दुनिया में, या सबसे ज्यादा आपकी मिसाइलें होंगी या न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। That is not development.
आपका हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबको एक्सेस टू टॉप क्लास हेल्थ केयर होगी, सबकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक खास ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाएगी, लोगों का एक खास लेवल का इन्वेस्टमेंट आएगा, भारतीय खास लेवल। और अभी जो इंडिया की ग्रोथ है ना, वो थोड़ी सी ऐसी है कि जैसे इंडिया के गौतम अदानी हैं, वो दुनिया के टॉप 10 में आ गए हैं, नंबर 4 या नंबर 5 ऐसे ही हैं गौतम अदानी, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। फिर मुकेश अंबानी भी ऐसे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। ये इसको हमने मैनेज करना है किसी तरीके से ना, कि जो अमीर हैं वो तो अमीर बने ही, लेकिन जो गरीब हैं उनको भी ऊपर लाया जाए। तो इसके लिए कई सारी पॉलिसीज हैं जो सरकार लेकर आ रही है, और मुझे लगता है हो जाएगा। मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा ये, बट मोदी जी ने 25 साल का दिया है, बट मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा, कर देंगे। एटलीस्ट सोचा तो उन्होंने, कम से कम सोच तो रहे हैं वो कि इस तरह से होना चाहिए। तो कहा जाता है जो नहीं अर्जुन जी, सोचना वोचना नहीं है इनका। ये बहुत खिलाड़ी लोग हैं ये लोग, ये सोचा नहीं है, कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ठीक है, मोदी जी इसमें सक्सेशन प्लानिंग होगी कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो तैयार करा जा रहा है भारत में। इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने सिर्फ सोच के बोल दिया क्योंकि उनको 15 अगस्त को कुछ तो बोलना था, तो चलो बोल देते हैं, चलो मजा आएगा एक चीज। नहीं, इसके पीछे मैं बता रहा हूं, स्पीच के पीछे एक पूरे साल की तैयारी होगी, और इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल चुका है। इतना मुझे पता है क्या काम है, दिस आई डोंट नो, बट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। ये मैं बता रहा हूं, ये कर भी देंगे ये लोग, ये कर देंगे। मोदी जी ने आह्वान दे दिया ना, लोग लग जाएंगे पीछे, मैं बता रहा हूं ये इसको कर देंगे। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और जाहिर है कि एज अ पाकिस्तानी यहाँ के लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन एक चीज और लास्ट में मेजर साहब पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अमेरिका के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ के हालात भी ठीक नहीं है, उनकी अपनी भी जो इकोनॉमी है वो भी खराब हो रही है, सिविल वॉर जैसा एक वहाँ पे भी कुछ खतरा है हो जाने का। अगर ऐसा हुआ तो आपके ख्याल से फिर क्या चाइना को या रशिया को फायदा होगा, किसको फायदा होगा इससे? देखिए, मुझे नहीं लगता अमेरिका में कोई सिविल वॉर हो रहा है। इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा रही है अमेरिका की, ये बात सच है। पर ये पूरी मार ना, देखिए बात ये होती है आरजू जी की, पूरे ग्लोब में मार पड़ रही है ये। इंडिया थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन सबको मार पड़ रही है, सिर्फ ये अमेरिका को नहीं पड़ रही। और दूसरी चीज, जब आप अरबों खरबों खर्च करेंगे ना जंगें लड़ने में, इनको जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने, ठीक है इनके कंपनीज को फायदा हुआ, लेकिन आम अमेरिकन को तो घाटा हो गया ना। अब अमेरिका को अब अकल आई है कि अफगानिस्तान में क्या करना है। इन्होंने किर्गिस्तान या कजाकिस्तान कहीं पे अपना ड्रोन का बेस बनाया, वहां से ड्रोन मारेंगे ये, ठीक है। और अमेरिका कुछ कुछ पैसे लगाएंगे, कुछ 100-200 मिलियन का बजट बनाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए पीनट्स हैं बिल्कुल। और नदर्न अलायंस को खड़ा कर दें, अगर इनको तालिबान को लाइन पे लाना है तो। अगर इनको नहीं लाना लाइन पे तालिबान को, फिर अलग बात है। लेकिन अगर इनको लाना है लाइन पे और तालिबान को टाइट करना है, तो नदर्न अलायंस बैठा हुआ है। फंड ही तो करना है आपको नदर्न अलायंस को, आपको पैसे देने हैं, आपको हथियार देने हैं। हथियार और पैसा दो चीजें जो अमेरिका के पास भर भर के हैं। अमेरिका देगी, वो गुलबदीन हिकमतयार और पूरे जितने भी इनके पुराना ये गैंग है, ये सब खड़ा हो जाएगा। और एक और चीज, लोगों को ये लगता है कि अफगानिस्तान इज पश्तून मेजोरिटी, दैट इज नॉट ट्रू। वहां पे हजारा हैं, वहां पे उज्बेक हैं, वहां पे आपके ताजिक हैं, वहां पे बलोच हैं, वहां पे कई और जो कम्युनिटीज हैं जो कि पश्तून के अलावा वहां पे हैं। एंड दे कैन ऑल फाइंड आइडेंटिफिकेशन अंडर द बैनर ऑफ द नदरलैंड्स। खासतौर से जो ताजिक हैं, नदरलैंड्स वाले हैं ही ताजिक को। तो ये चीज है, जिस दिन अमेरिका चाहेगा अमेरिका ये कर देगा। ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना, खुद अपने बंदे मत उतारो। अफगानिस्तान में हथियार है, लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो बाइडेन उन लोगों के लिए इतना लकी साबित नहीं हुआ है ना, बहुत लोग नाराज हैं। इवन वो तारड़ साहब से भी बात होती है तो वो भी बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसको, जो बाइडेन को। देखिए तारड़ साहब का ऐसा ना, तारड़ साहब वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं, तो जो तारड़ साहब की नजर होगी वो आपकी मेरी नजर नहीं हो सकती। ही इज प्रैक्टिकली सीइंग थिंग्स इन फ्रंट। वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो वो अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं। आप और हम अखबार पढ़ के बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं तारड़ साहब। तो ऑब्वियसली उनके और हमारे एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो बाइडेन की कोशिश है कि किसी तरीके से अपने आप को एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट दिखाए, आई एम अ स्ट्रांग प्रेसिडेंट, वो हो नहीं पा रहा। उनको स्लीपी जो कहते हैं, वो सो जाते हैं बीच में, और बुजुर्ग भी हैं वो काफी, ही इज नॉट एबल टू कीप पेस।
प्रेसिडेंट तो थोड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाई एनर्जी जॉब सबके बस का भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है, देखते हैं अगली बार कौन आता है वहां पे, ये देखना है। लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो अफगानिस्तान में दूर बैठे बैठे तूफान खड़ा कर सकता है बिना ट्रूप्स अंदर डाले हुए, और उसको पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करेगा और सिर्फ अपनी स्पेशल फोर्सेस डालेगा दुशानबे में, तजाकिस्तान में, या और जगह अपनी स्पेशल फोर्सेस डालेगा, जो ब्लैक वाटर टाइप के इसके प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डालेगा, क्योंकि उस पर सब नेवी सील्स और ग्रीन बेरेज वो पुराने पड़े हैं वेटरन्स उधर, उनको डालेगा। ये टीम्स को तैयार करके, उनको हथियार देके, उनको ट्रेनिंग देके, उनके साथ अंदर ऑपरेट करके, एयर एसेट्स देके, थोड़े बहुत, कुछ नहीं करना, 15, 20, 25 ब्लैक हॉक दे दिए, हेलीकॉप्टर्स दे दिए, 10-15 फाइटर प्लेन्स दे दिए पुराने, बहुत है। मतलब तालिबान को तंग करने के लिए बहुत अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, विदाउट पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बिना अपने फौजी अफगानिस्तान में डाले हुए ये नाक में दम कर सकते हैं तालिबान का। तालिबान को पता नहीं लगेगा क्या हुआ, बहुत परेशान हो जाएगा तालिबान। 20 साल में तो कुछ भी नहीं कर पाए, 20 साल रहे ग्राउंड पे रहे, तब भी इन्हें निकल के जाना ही पड़ा, कुछ कर नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं, ये पाकिस्तानी सोचते हैं ऐसा कि नहीं कर पाए। अमेरिका करने क्या आया था, अमेरिका ने क्या करा, अमेरिकन कंपनीज ने, देखिए वॉर जो है अमेरिका की इंडस्ट्री है, वॉर इज एन इंडस्ट्री, जैसे अफगानिस्तान में वॉर इंडस्ट्री है ना। सही। अफगानिस्तान क्या करता है, ये ड्रग्स पैदा होते हैं वहां पे और जंग होती है, और तो कुछ होता नहीं अफगानिस्तान में। आपने कोई सामान खरीदा, ये शर्ट मेड इन अफगानिस्तान या शूज मेड इन अफगानिस्तान, आपने नहीं करा। अफगानिस्तान में तो कलिशनिकोव और यही सब है अफगानिस्तान में, और तो कुछ है नहीं इतना ज्यादा। कहने की बात ये अर्जुन जी कि जैसे जैसे ये अमेरिका वहां से हटा, तो अमेरिका ने प्रॉपर एक अकॉर्ड साइन करा। अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जाता, अमेरिका की नजर हट गई एशिया पैसिफिक की ओर। अमेरिका को लगा अब अफगानिस्तान जरूरी नहीं है, उसने छोड़ दिया एक दिन अफगानिस्तान को, वो एशिया पैसिफिक चला गया। वो कह रहा है चाइनीज थ्रेट को मैं देखूंगा, मुझे नहीं देखना अफगानिस्तान को। तो जो पाकिस्तानी ये समझते ना अमेरिका वो भागा नहीं, वो रीडिप्लॉय हो गया है। और आप देखेंगे अमेरिका वापस अफगानिस्तान आएगा, लेकिन दूसरी तरीके से, वो दूसरी तरीके से, इट विल नॉट कम। ये जो इंडिया के जो वहां पे एम्बेसी अफगानिस्तान में, वहां पे और लोग गए हैं एम्बेसी में और उसको स्ट्रेंथन करा गया है, ये कैसे करा गया है? ये सब ऑलरेडी हो रहा है, और ये सब बिना पाकिस्तान से पूछे हो रहा है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, रशिया, ईरान, इंडिया का। तो ये जो जियोपॉलिटिकली चीजें मूव कर रही है ना, आप देखेंगे, अगर नक्शा सामने हो, आप मैप आप देखिए किस तरीके से हो रहा है, और इसका कहीं ना कहीं पीछे पाकिस्तान का आइसोलेशन भी है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पावर था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, कि हम कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान में कौन जाता है, हम कंट्रोल करेंगे सेंट्रल एशिया में कौन जाता है। अब भारत जा रहा है सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान से बिना पूछ के जा रहा है। दुनिया जा रही है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान बिना पाकिस्तान से। और सबसे बड़ी बात, जो तालिबान का ऑफिस है वो दोहा में है, वो इस्लामाबाद में नहीं है, जो एक जमाने में हुआ करता था कई साल पहले। इस्लामाबाद में होता था तालिबान का ऑफिस, अब नहीं है वहां पे, वो तो दोहा में है। क्यों? अमेरिकन करवा रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, और किस तरीके से अमेरिका आगे बढ़ता है, और किस तरह से यहाँ पे जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, जैसे कि शहबाज गिल को अरेस्ट करना, सब कुछ आगे कैसे जाते हैं, और खास तौर पे सबको इंतजार है कि बाजवा साहब रहते हैं या जाते हैं, ये भी आपसे हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।